कुरुक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या आरएसएस के नाम पर देश में अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है? क्या संघ का हवा बनाकर मुसलमानों को जानबूझकर देश में अलग थलग करने की साजिश की जा रही है? संघ प्रमुख ने आज यही दावा किया। मोहन भागवत का कहना है कि संघ देश को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। पिछले दिनों मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से संघ प्रमुख की मुलाकातें हुई। भागवत के मुताबिक ऐसी मुलाकातों के जरिए ही डर के झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है और ऐसी कोशिशें आज से नहीं, बहुत पहले से जारी हैं। सबसे पहले हम आपको मोहन भागवत की बात सुनवाते हैं, उसके बाद इसी मुद्दे पर कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस। भद्रता और शांति के पक्ष में सदा रहे, लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है। ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। क्योंकि समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते। जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। राकेश सिन्हा, सांसद बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का, आपका भी स्वागत है। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, प्रवक्ता AIMM, उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन भी आया था, काफी ट्वीट में उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे। एनुअल डे ऑफ डॉग विसल्स, हेट स्पीच, फियर मॉन्गरिंग और रिजल्टेड इन जेनोसाइड, एथनिक क्लींजिंग, बहुत सारे वर्ड्स लिखे। तो हम अब्दुल मन्नान से बातचीत करके AIMM का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक तरफ मोहन भागवत भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में भय फैलाया जा रहा है। राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। मोहन भागवत ने कहा कि संवाद जो है मुस्लिमों के जो नेता हैं या उनके जो धर्मगुरु हैं उनसे बहुत दिनों से चल रहा है, और ये समाज को इसी से जोड़ा जा सकता है जब दोनों पक्षों के बीच जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो दूर होगी। और आरएसएस के नाम पर आज के डेट में मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, और हिंदुओं के नाम पर भी डराया धमकाया जा रहा है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। देखिए, ये सिलसिला 1946 से शुरू हुआ, जब 13 मई 1946 को डाउन अखबार, जो मुस्लिम लीग का माउथ पीस था, उसने एक संपादकीय लिखकर कहा कि आरएसएस से मुसलमानों को खतरा है। संपादकीय लिखने वाले को यह भी नहीं मालूम था कि आरएसएस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। और चूंकि उस वक्त पाकिस्तान के पक्ष में एक ध्रुवीकरण करना था, और इसने क्या है, 15 दिन बाद उसने एक संपादकीय लिखा जिसमें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, लगाने की मांग का समर्थन नहीं करने के लिए गांधी जी और नेहरू जी की आलोचना की। आज़ादी के बाद उम्मीद की गई थी कि यह प्रक्रिया रुकेगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, यह एक अन्य संगठनों की तरह एक संगठन है, उसके साथ संवाद हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में एक सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी की स्थापना हुई, जिसकी सुभद्रा जोशी अध्यक्ष थी। उसने सैकड़ों लिटरेचर पब्लिश किया संघ के बारे में, एक दुर्भावना पैदा करने की, एक अवधारणा पैदा कर दिया, परसेप्शन पैदा कर दिया। और देश की राजनीति पिछले कई दशकों से संघ को ध्रुव बनाकर एक षड्यंत्र सिद्धांत के तहत संघ यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है, चलती आ रही है।
इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अपनी नैतिक दायित्व माना, चूंकि इसी को केंद्र में रखकर राजनीति चल रही है, तो उन चीजों को ध्वस्त करना जिसके कारण इस देश में ध्रुवीकरण किया जा रहा है। इसलिए संघ ने एक संवाद का रास्ता खोला और यह देश संवाद का देश है। इसी कारण से मोहन भागवत जी ने जो अपील की है कि संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए, उसका दो निहितार्थ है। पहला निहितार्थ यह है कि एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, एक दूसरे को समझने का। दूसरा, देश की संस्कृति विरासत जो है, जिसके कारण संगच्छत्वम संवदध्वम की बात करें, साथ चलें साथ बोलें, अपनी विविधता को, अपनी पहचान को बनाए रखते हुए हम एक साथ चलने, एक साथ बोलने की जो हमारी परंपरा रही उसमें चलें। इसी कारण से उनकी अपील यह भी थी कि शांति सद्भाव के लिए प्रयास चौतरफा होना चाहिए, सिर्फ हिंदू समाज की अकेली रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए जो ताकतें, जिस राक्षसी ताकतें या उपद्रवी ताकतों की उन्होंने बात की, जो जहां भी हैं उन पर दबाव डालना चाहिए, उन्हें समाप्त करने के लिए हमें साझी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मन्नान जुड़ गए, AIMM के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। अजदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट है डॉक्टर साहब, फॉर मोहन it is annual day of dog whistles, hate speech, fear mongering over population imbalance has resulted in genocide, ethnic cleansing and hate crimes across the world. भागवत जी तो जोड़ने की बात कह रहे हैं, आप इसको जिस तरह से नैरेट करना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप मुसलमानों के नेता बनकर उनको अपने पक्ष में, उनका वोट हासिल करने के लिए उनको डराने का काम कर रहे हैं, और लड़ाई इसी के विरुद्ध है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये गलत समझ रहे हो। हम ना मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं, ना मुसलमानों की सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां मोदी जी और संघ कहता है कि इस देश में ना हिंदू ना मुसलमान, सब भारतीय है और सब, ना कोई जात है ना कोई बिरादरी है, सबका DNA एक है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये हेट स्पीच तो हुई ही जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल में कहते हैं कि इम्बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी कि कुछ लोगों की तादाद अगर बढ़ गई और कुछ लोगों की अगर घट गई तो आपको खतरा है, और आप इस बात से डर रहे हो कि कुछ जातियां, कुछ धर्म विशेष के लोगों की आबादी ना बढ़ जाए। हालांकि उस धर्म विशेष की आबादी जो है हिंदू भाइयों के पॉपुलेशन से ज्यादा तेजी से मुसलमानों की पॉपुलेशन घट रही है जिस देश में, ये आंकड़ा बता रहा, हम नहीं बता रहे। तो सवाल ये पैदा होता, तो इम्बैलेंस की बात क्यों ले आते बीच में? बात साफ साफ बात करो कि भाई भारत की आबादी ज्यादा बढ़ी हुई है, ये देश के लिए खतरा है, इस आबादी को हमें घटाना है, चाहे हिंदू भाई की आबादी हो, चाहे मुसलमान भाई की आबादी मैं हो, जवाब दूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। आबादी हो, आप इम्बैलेंस की बात क्यों ला रहे हो बीच में? नहीं, लेकिन आपने उस बात पर जवाब नहीं दिया, आप इम्बैलेंस पे चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं तोड़ने और जोड़ने की बात, कौन तोड़ना चाहता है, कौन जोड़ना चाहता है? भागवत जी ने साफ कहा कि हम तो जोड़ने के लिए हैं, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, हमने कभी किसी के खिलाफ डर का माहौल नहीं बनाया, ना हिंदुओं ने बनाया। तोड़ने वालों का आप हिंदू क्यों बीच में ले आते हो? जहां बीजेपी और RSS का नाम आता है वहां हिंदू ले आते हो। ये लड़ाई सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म की है, ये लड़ाई जो है धर्मनिरपेक्षता वर्सेस जो है बीजेपी और संघ के विचारों से है। इतिहास संघ का देख लीजिए, नाथुराम से किस विचार से प्रभावित था। ठीक है, इस पर राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर डिबेट में देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये लड़ाई, मैं आपने एलिगेशन लगा दिया। अब मैं वो जवाब ले लेता हूं राकेश सिन्हा से जल्दी से, मेरे पास और भी पैनल में मेहमान है। डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए। राकेश सिन्हा जी, देखिए, मोहन भागवत जी ने उस हिंदू परंपरा की बात की जिसमें प्रयोग धर्मिता है, यानी प्रयोग धर्मिता का तात्पर्य सिर्फ राजनीति में ही बहुदलीय प्रणाली नहीं है, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक जगत में प्रयोग धर्मिता है। एक अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार के दर्शन, अनेक प्रकार के धार्मिक गुरु यहाँ पैदा लेते हैं। क्या इसकी स्वीकृति उन लोगों में है जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं? जिस समाज में बहुधर्मिता यानी बहु प्रयोग की संभावना ना हो, जिसकी परंपरा नहीं हो, वो कभी पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसलिए मोहन भागवत ने इस बात पर बल दिया कि आप प्रयोग धर्मी बनिए और प्रयोग धर्मी के साथ चलिए। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं बस 30 सेकंड में, उन्होंने जो असंतुलन की बात कही, उन्होंने बड़े वैज्ञानिक तरीके से कहा। एक बात सुन लीजिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का तात्पर्य होता है कि कितना उपभोग हम करते हैं, और बायो कैपेसिटी का मतलब होता है जिसका उपभोग करते हैं प्राकृतिक पदार्थों का, उसमें कितना फिर से पैदा लेता है। तो भारत में जो फिर से पैदा लेता है बायो कैपेसिटी 0.33% है और इकोलॉजिकल कैपेसिटी 1.12% है, यानी जो डिफरेंस है वो 200%, 145%। वो बहुत टेक्निकल में नहीं जाना है। 50 साल बाद हमारी स्थिति क्या होगी? आपने उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन इतना टेक्निकल नहीं। मेरा तो सीधा सवाल यही है ना
कि भारत नहीं, को एक सवाल तोड़ने की बात सुनिए, कौन कर रहा है और जोड़ने बिना की बात कौन अनुत्तर कर रहा है? जी, एक 10 सेकंड में मैं स्पष्ट कर दूं इसके बाद। हाँ 10 सेकंड में मैं इसको स्पष्ट कर दूं, 10 सेकंड मुझे दीजिए। देखिए, उन्होंने जो कहा संतुलन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कहा। और अब मैं बता दूं, जो बार बार टीवी पर कहते हैं मुस्लिम जनसंख्या घट रही है, आपको मैं सिर्फ असम का उदाहरण देता हूं। 1991 में मुस्लिम हिंदू जनसंख्या 19% एक दशक में बढ़ी है, मुस्लिम जनसंख्या 33%। 2011 में 10% हिंदू जनसंख्या बढ़ी और मुस्लिम जनसंख्या 29%। एक और स्टेट का उदाहरण देता हूं, केरल में 12% बढ़ी 1991 में हिंदू जनसंख्या, 25% मुस्लिम जनसंख्या। और 2011 में 2.2 10 साल में ठीक हिंदू है। जनसंख्या बढ़ी, 12% मुस्लिम जनसंख्या। सवाल तो हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल संतुलन का है। ठीक है, सवाल संतुलन का है। तहसीन पूनावाला के पास जा रहा हूं, उसके बाद अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं। बिना सब ठीक है पर लागू हो। राकेश जी, लेकिन सवाल यह है कि जो बात वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में बिना कारण एक भय का हवा खड़ा किया जाता है, हमसे अथवा हिंदू संगठन से खतरा है, ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का डर फैलाते हैं? तहसीन पूनावाला जी, क्यों आखिर इस तरह का डर का माहौल बनाया जाता है, चाहे वो आरएसएस के नाम पर हो, चाहे वो हिंदुओं के नाम पर हो, और राजनीति भी फिर इसी पर की जाती है? तहसीन। अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे एमआईएम के प्रवक्ता ने कहा, मैं अक्सर एमआईएम से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन बार बार आप ये दूसरी बार क्यों कह रहे हैं हिंदुओं के नाम से डराना? मेरी पत्नी हिंदू है, कौन हिंदुओं के नाम से डरा रहा है? ये बार बार ये एजेंडा क्यों है हिंदुओं के नाम से डराना? आरएसएस हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं है, इस चीज को आप जान लीजिए। कम से कम मेरी पत्नी की प्रतिनिधि है, मेरे जानने वाले हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं है। आरएसएस अपने हिसाब से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ज्यादा से जरूरत से ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री जी के बॉस है, वो बात ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है कि उनको वो हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक उसी तरह जैसे हम सब मानते हैं कि एमआईएम नहीं है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव, तो इस चीज को हम समझ लीजिए। दूसरी बात, हम आते हैं आज के मुद्दे पर। मोहन भागवत जी ने कुछ बातें उठाई। ये वो संगठन है जिसका इतिहास दुबियस रहा है। 12 दिसंबर 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को अपने पत्र में लिखते हैं, 5वां पॉइंट है कि आरएसएस, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं, अंग्रेजी में लिखते हैं कि आरएसएस एक फैसिस्ट संगठन है जो वायलेंट मीन्स इस्तेमाल करता है अपने एजेंडा को पूरे करने के लिए, एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। या राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति लिखते हैं आरएसएस के बारे में, इसका इतिहास रहा है। 12 सितंबर को जब गोलवलकर की और बापूजी की मुलाकात होती है, बापूजी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस के हाथ में खून नहीं है, लेकिन बापूजी कहते हैं उनको कि हम आप पे यकीन नहीं करते। और इस बात में सच्चाई है कि जब मेरे बापू, जब मेरे महात्मा का कत्ल हुआ, इस संगठन ने मिठाई बांटी थी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक इस संगठन पे विश्वास है, इसने गांधी को 1942 में धोखा दिया था, दो लोगों ने गांधी को धोखा दिया था, ये संगठन और जिन्ना ने। अब हम आते हैं वर्तमान के अंदर। अगर संगठन आरएसएस अपने आप को सुधारना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है अपने आप में, ये सोचता है कि देश हित में पहली बार कुछ काम करे, अगर ये ऐसा सोचता है तो उसका वेलकम है, उसका इस्तकबाल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो उस चीज को लागू करना चाहता है, तो कल जो गुजरात में हुआ, पुलिस ने सड़क के बीच में लोगों को मारा, सड़क के बीच में जैसे अफगानिस्तान में मारते, उसकी निंदा क्यों नहीं करते? यहाँ पे माननीय सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आपके शो पे ये नहीं बताते कि पॉपुलेशन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लॉ कमीशन और अन्य बॉडीज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है कि हमें पॉपुलेशन पे बिल नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट घट गई और हिंदुओं के बराबर में चले गए। ये बार बार, एक लास्ट टाइम बार बार इतने शुभ दिन पर बार बार किसी को डीमोनाइज करना, क्यों? हम डीमोनाइज क्यों कर रहे हैं जबकि लॉ कमीशन ने ये कहा कि नहीं चाहिए? आप सुप्रीम कोर्ट में, आप मेरे जवाब पर, आप मेरे सवाल पर अभी तक नहीं आए। मैं ये कह रहा हूं जो बात फियर मॉन्गरिंग की कही जा रही है, जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के अंदर एक हवा खड़ा किया जा रहा है कि भाई उनको खतरा, उनको डर है। मैं अवनीश जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। अवनीश जी, मैं एक लाइन में उसका उत्तर दे दूं? मैं ठीक है, मैं आ रहा हूं, उसके बाद अवनीश जी को और बोलने दीजिए। अवनीश जी, कोई बात नहीं। विवेक, बड़ी साफ सी बात है। आज परम पूजनीय भागवत जी का भाषण अगर सुना होता तहसीन पूनावाला ने, तो शायद ये बात ना कहते। उन्होंने कहा जिस तरीके से उन उपद्रवियों के साथ सार्वजनिक रूप से व्यवहार किया गया वो भी ठीक नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। इसलिए बिल्कुल ये मत कहिए कि गुजरात में जिस तरीके से हुआ, उपद्रवियों को मारा गया, डंडे उन पर मारे गए, उसका कोई समर्थन किया। पहली बात तो ये बात। एक और भी है बात, विवेक, बड़ी साफ सी है कि सरदार पटेल जी के एक पत्र को खूब कोट किया जाता है।
सरदार पटेल जी के बाकी पत्रों को कोट क्यों नहीं करते? फिर ये कहेंगे सिलेक्टिव है। मैं कहता हूं कि आप उनको करिए ना, सिलेक्टिव मत होइए आप सरदार पटेल ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्यों कहा कि स्वयंसेवकों को कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए इस देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए? क्यों कहा? अगर इतनी नफरत भरी बात थी उनके मन में आरएसएस के प्रति, तो उनसे वो कहते कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो आकर के। ये कहा ना, ये भी तो सच है, ये नहीं बताएंगे तहसीन पूनावाला। बात बड़ी साफ सी है, आज भी नहीं, सच भागवत कहा जी ने उन्होंने। कहा कि जो भी नीति हो वो सब पर समान रूप से लागू हो, उसमें ये ना आए कि ये चीज जो है, संविधान जो है माइनॉरिटीज को कोई विशेषाधिकार देता है जनसंख्या के बारे में भी, ये बात है सब पर समान रूप से लागू होगी। जिसकी जितने परसेंटेज बढ़ रही है, आप आंकड़े दे रहे हैं। राकेश सिन्हा जी रिसर्चर हैं, राकेश सिन्हा जी एक किसी भी विषय की तह में जाकर के उसके वास्तविक तथ्य को सामने लेकर के आते हैं, और उन्होंने बड़े साफ गोई से तमाम राज्यों का उदाहरण दिया, फैक्ट्स दिए, तथ्य हैं वो, उन तथ्यों को आप झुटला नहीं सकते आप। इसलिए विवेक जी, आज पूरे भाषण में या अदरवाइज आप देखें कि संघ जिस तरीके से हर आपदा के समय में, चाहे वो बाहरी आक्रमण की आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, आंतरिक सुरक्षा की आपदा हो, हर आपदा में भारत की जनता के सहयोग और उसकी मदद के लिए बिना किसी वर्ग, वर्ण, जाति, पाति, संप्रदाय के भेद के खड़ा रहा है। कोरोना काल में जितने लोगों को फूड पैकेट बांटे गए, उसमें धर्म पूछ करके नहीं बांटे गए। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके घर पर खाना नहीं पहुंच रहा, ये नहीं पूछा गया कि आप किस धर्म और संप्रदाय के हो, आपको खाना मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा फूड पैकेट सिर्फ दिल्ली में बांटे। जी, बाढ़ आती है तो बाढ़ में से निकालने के लिए ये नहीं पूछा जाता कि पहले लेकिन आपका आज धर्म की कौन सा है। अगर अवनीश जी आज की स्पीच की बात की जाए, तो जो डर का माहौल देश में बनाया गया है, आप उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो सर तन से जुदा का मामला हो, चाहे वो और अलग अलग इस तरह की घटनाएं रही हो, उसके परिप्रेक्ष्य में आज मोहन भागवत की तमाम बातें थी। उन्होंने कहा कि डर का माहौल बनाया जा रहा है, और ये राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ राजनीतिक दल, कुछ सामाजिक संगठन। अवनीश जी, विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है, ये आज नहीं है, ये आज नहीं। लगातार संघ का भय दिखा करके एक वर्ग को, एक संप्रदाय के वोट हासिल करना, ये लंबे समय से चल रहा है। नेहरू जी कहते थे फिरका परस्ती, लेकिन बात यह है कि इस सबके बावजूद भारत की जनता ने जो संघ का कार्य देखा, एक बात। दूसरी बात, इस डर दिखाए जाने के बावजूद आज जो वास्तविक स्थिति है, इन तमाम लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, जिस तरीके से आज मुस्लिम समुदाय जो है बिना किसी हिचक के सामने आके कहता है। आज मुझे मालूम चला कि कोई समाजवादी पार्टी के कोई आजम खानी, दूसरे आजम जो है, उन्होंने कहा कि हमारा 70 सालों से जिस तरीके से दोहन किया गया, राजनीतिक दोहन, और योगी जी की उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका मुसलमानों को उतना ही लाभ मिल रहा है। अब मुसलमान सामने आ रहे हैं। जी, तहसीन में आ रहा हूं आपके पास। अवनीश जी, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान 1 घंटे की स्पीच में, मैं 1 सेकंड तहसीन में आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, 1 घंटे की स्पीच में, पूरा स्पीच मेरे हाथ में है, मैंने पूरी स्पीच पढ़ी है। इसमें सिर्फ भारत को, भारत के अलग अलग समाज को, भारत के अलग अलग धर्मों के लोगों को जोड़ने का, उनको साथ रखने की बात की गई है, भारत कैसे आगे बढ़े ये बात की गई है। फिर ये एंटी आरएसएस नैरेटिव क्यों, डॉक्टर अब्दुल मन्नान? देखिए, पहली बात तो आप जो आरएसएस और बीजेपी को हिंदुओं से में जोड़ी, क्योंकि ये देश हिंदू मुसलमान सबका है, और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ 60% पॉपुलेशन इंडिया की अब भी है। सिर्फ 40% लोगों ने मोदी जी को समर्थन दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं फैक्ट चेक करूंगा मैं। और वो ये कह रहे थे कि साहब जो आसाम में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, और फला स्टेट में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, फला स्टेट में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी। ये बड़े पढ़े लिखे आदमी। मैं जो कह रहा था कि पॉपुलेशन मुसलमानों का गिर रहा है, मैं कह रहा था रेट ऑफ फॉल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किस रेशियो में फॉल कर रहा है। तो उसमें अगर देखा जाए तो मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही है, रेट ऑफ फॉल ऑफ पॉपुलेशन जो है। और अभी ये सबका साथ सबका विश्वास, रेट ऑफ फॉल ऑफ पॉपुलेशन बता रहे हैं आप, इसके बारे में कोई आंकड़ा भी देंगे डॉक्टर साहब, या ऐसे ही फॉल ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे आप? अरे भाई, फॉल ऑफ पॉपुलेशन वो कह रहे हैं, उन्होंने 2011 के सेंसस की बात की, 2001 के सेंसस की बात की, 1991 के सेंसस की बात की। उन्होंने एवरेज 30% का आंकड़ा बताया कि 30% के हिसाब से आबादी बढ़ी। आप भी कुछ आंकड़ा रखिए, बताइए कि कैसे फॉल ऑफ पॉपुलेशन आप कह रहे हैं, या हवा में फॉल ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है?
मैं हवा में नहीं, मैं आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूं ना। बताइए ना तो। आप तो आंकड़ों के आधार पे कर रहा। और दूसरी बात यह है कि अभी राकेश सिन्हा जी जो बोल रहे थे, कम से कम 25 बार इन्होंने हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान किया है। जब ये कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस देश का हर हिंदुस्तानी 1,37,00,000 लोग हमारे लोग हैं, तो 137 करोड़ लोग हमारे लोग हैं, तो इन्होंने 25 बार कम से कम कहा होगा कि हिंदू इतने मुसलमान इतने, ये हुआ वो हुआ, जिन्होंने ये किया फला ने ये किया। अरे भाई आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हो हिंदुस्तानियों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस पॉपुलेशन को घटाने के लिए ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। और जब आप लोग ये बात, तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि जब हम बीजेपी और आरएसएस की बात करते हैं तो इस भूल में मत रहना कि इस देश का हिंदू तुम्हारे डॉक्टर साहब साथ। एक बात बताइए, मैं आपके सवालों का जवाब राकेश जी से ले लूंगा। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आएगी तो क्या वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से आएगी? अरे अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात देश में आई, आंकड़ा आप ये बताता है बात- 2030 तक जाते जाते इस बार कम से कम 2030 ये तक बात- जाते जाते अब चाइना से आगे निकल जाएंगे। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आई तो हिंदू मुसलमान के हिसाब से आएगी या वो कानून सब पर लागू होगा? मेरी बात सुनो आप। राकेश सिन्हा जी ने कम से कम 25 बार हिंदू मुसलमान किया है। रूलिंग पार्टी के एमपी हैं। मैं अब नीचे जी आ रहा हूं। राकेश सिन्हा पर एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं उन्हीं से जवाब ले लेता हूं। राकेश सिन्हा जी 25 बार ये हिंदू मुसलमान की, कभी इन्होंने देखिए भारतीयों की बात देखिए मैं 1000 मुसलमानों की जनसंख्या, देखिए सुन लीजिए उससे पहले आपने कहा था कि मुसलमानों की जनसंख्या का वृद्धि दर हिंदुओं से कम है। आपने कहा था ये, आपने कहा था, अपने गिरेबान में झांक करके देखो आप। ठीक है तुम डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि आपने शुरू किया था। राकेश सिन्हा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद नीचे जी आ रहे हैं, उसके बाद देखिए तहसीन आपके मैं पास आ रहे हैं। देखिए राकेश सिन्हा जी देखिए इस देश में सेंसस कमीशन है। सेंसस कमीशन रिलीजियस डेमोग्राफी करता है, यानी धर्म के आधार पर आंकड़ा इकट्ठा करता है। इन्होंने जो कहा वो सच कहा कि मुसलमान की जनसंख्या पहले 32% के रेट से डेल बढ़ता था, 24% हो गया। सवाल 24-32 का नहीं है, सवाल तुलनात्मक है। एवरेज हिंदुस्तान की जनसंख्या 18% की दर से बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या 17% की दर से बढ़ रही है, मुस्लिम जनसंख्या 24% से दर से बढ़ रही है। लेकिन इम्बैलेंस कहाँ है, सो उसका एक और आंकड़ा सुन लीजिए। वेस्ट बंगाल में 1991 में हिंदू जनसंख्या 21%, मुस्लिम जनसंख्या 36.8%। 2001 में हिंदू जनसंख्या 14%, मुस्लिम जनसंख्या 25%। 2011 में 10% हिंदू जनसंख्या, 21% मुस्लिम जनसंख्या। सवाल हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, हम आप माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। जो तजामुल हुसैन ने, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे बिहार के, उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि मेजोरिटी माइनॉरिटी कंसेप्ट जो अवधारणा है ये ब्रिटिश क्रिएशन है, इसको हम अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंक दें। आप अल्पसंख्यक क्यों करते हैं? यह देश बहुसंख्यकवादी नहीं है, यह देश प्रयोग धर्मी है। यह देश वह है जहां 18 नवंबर 1869 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध जाके तर्क दिया था। कहां? तो काशी में, जो मूर्ति पूजा का केंद्र है, नगरी है। 300 ब्राह्मणों से उन्होंने डिबेट किया था। जिस देश में इतनी सहिष्णुता हो, संवाद की इतनी बड़ी परंपरा हो, उसमें मोहन भागवत जी जब संवाद की बात करते हैं तो आप कटार लेके खड़े हो जाते हैं। जब मोहन भागवत जी ने कहा कि हम संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो आपको कष्ट हो रहा है कि ये हेट स्पीच है। ऐसे ओवैसी जैसे व्यक्ति को चौराहे पे खड़ा करके पूछा जाना चाहिए था कि ये हेट स्पीच में कौन सा शब्द है जो उसे हेट स्पीच लगता है। जो ये सवाल मैंने डॉक्टर साहब से पूछा ना, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा उनसे सवाल पूछूंगा। जी राकेश जी, मैं तहसीन पूनावाला से एक सवाल ले लूं। तहसीन जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा में मैक्सिमम बातें मोदी सरकार को लेकर होती हैं, आरएसएस के अगेंस्ट लोगों को भड़काने को लेकर होती हैं, आरएसएस के खिलाफ होती हैं, आरएसएस के जो उनका जो पहनावा है उनके उसमें आग लगाने वाले पोस्टर लगाने से होती है। तो ये भारत जोड़ो कैसे हो गया? अगर आरएसएस के खिलाफ बोले तो क्या देशद्रोह है? आरएसएस एक संगठन है जिसने इस देश को लगातार धोखा दिया है, ये मैं मानता हूं, और इसके मैं कई सबूत दे सकता हूं। लेकिन मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप बोलोगे इतनी हम पास की बात नहीं करें। आरएसएस वो संगठन है जिसने महात्मा गांधी को धोखा दिया। बोल लीजिए ना, बोल लीजिए, जितना बोलना है बोल लीजिए। दोबारा से कह रहा हूं, लेकिन हम वर्तमान की बात करते हैं। मैं 2 या 3 उदाहरण देकर मैं आपको फिर फैक्चुअली, राकेश जी, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको सेंसस पे फैक्ट चेक करूंगा। 2 या 3 चीज मैं बताना चाहता हूं। एक बलात्कार हुआ झारखंड के अंदर, सभी लोगों ने कहा गलत हुआ, वो लड़की की मृत्यु हुई। किसी ने रेपिस्ट के समर्थन में रैली नहीं निकाली। कश्मीर में क्या हुआ? भाजपा के समर्थकों ने एक 7 साल की बिटिया का रेप हुआ, 4 साल की बिटिया का, उस रेपिस्ट के समर्थक
में भाजपा के समर्थकों ने रैली निकाली। उत्तर प्रदेश की बात करते, इंडिया टीवी पर था, साहब ने इंडिया टीवी पर रजत जी लड़ रहे थे इसके लिए। जिस बेशरम डीजीपी ने कहा उस लड़की के डाइंग डिक्लेरेशन को कि वो गैंग रेप नहीं है, आज तक उस डीजीपी को सस्पेंड नहीं किया गया। कन्हैया लाल की बात करते, हर एक मुस्लिम संगठन, हर एक मुस्लिम तंजीम, हर एक लिबरल, मेरे जैसे नास्तिक ने कहा ये गलत है। हमने कहा सर तन से जुदा एक टेररिस्ट स्लोगन है। वो आदमी जो जिसने कन्हैया लाल का कत्ल किया वो पाया गया बीजेपी से, उसका कुछ लिंक था, अब उसकी जांच चल रही है। लेकिन जब बाकी लोगों का कत्ल होता है मॉब वायलेंस के खिलाफ, जो लोग कॉन्विक्टेड है, आरोपी नहीं कॉन्विक्टेड है, उनको बुलाकर भाजपा के एमपीज और मिनिस्टर्स उनको फूलों की माला पहनाते। महेश शर्मा जैसे व्यक्ति ने, जो व्यक्ति अक्यूज था मॉब लिंचिंग का, अक्यूज था, उस पर तिरंगा लपेटा, तिरंगा जिसके लिए आप और मैं, विवेक जी, हम अपना प्राण दे सकते हैं। ये आरएसएस की हकीकत है, हमें ये हकीकत समझना होगा। मैं आज पूछना चाहता हूँ राकेश जी से बड़े विनम्रता से। राकेश जी, आप जानते हैं व्यक्तिगत तौर से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्यों आज तक आरएसएस में एक भी दलित या ओबीसी मुखिया नहीं बनाए? क्यों भाजपा में एक महिला भाजपा की अध्यक्ष नहीं बनी है? ये इसलिए क्योंकि ये महिला विरोधी है, क्योंकि ये ओबीसी और दलित विरोधी है। एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। राकेश जी, आज मोहन भागवत जी ने ये कहा कि लास्ट लाइन, आज मोहन भागवत जी ने कहा अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, हम विश्व में आईटी सुपर पावर बने अंग्रेजी की वजह से। विवेक जी, आपको अंग्रेजी आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें हमारी मातृभाषा नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी नहीं सीखना। हर एक भाजपा का मिनिस्टर का बेटा जाता है विदेश, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, उसके पिताजी उसके बारे में ट्वीट करते हैं, और हम अंग्रेजी नहीं सीखे। क्यों अंग्रेजी नहीं सीखे? अंग्रेजी सीखना कंपल्सरी होना चाहिए अगर हम विश्व सिटीजन बनना चाहते हैं। मातृभाषा सीखना चाहिए और अंग्रेजी भी सीखना चाहिए। कहते हैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, ये क्या लॉजिक है? सिर्फ आपके बच्चे सीखे, हमारे बच्चे क्यों नहीं सीखे अंग्रेजी? बिल्कुल सीखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी में वार्तालाप करेंगे, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जी तहसीन जी, अभी तक तो आप ये कहते थे कि आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, आज तो महिला चीफ गेस्ट बनकर आई थी। बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं राकेश जी, उसके बाद मैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान के पास जा रहा हूं। आज तो चीफ गेस्ट बनकर आई थी 30 सेकंड संतोष यादव, जिन्होंने दो बार एवरेस्ट फतह किया, दुनिया की इकलौती महिला है। राकेश जी, हाँ ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए। वो ठीक है, आप बीजेपी की अध्यक्ष बना दीजिए महिला। देखिए तहसीन जी, यदि आप तहसीन जी जी आप बोलिए। सॉरी, देखिए तहसीन जी, हर किसी में पहचान देखकर बात करना गुनाह है। वो पर्वतारोही, वो देश की सम्मान है, पद्मश्री हैं, उनकी पहचान मत देखिए, वो महिला के रूप में आए या उनकी जाति क्या थी। लेकिन मैं जो आपका जवाब देना, जो आपने कहा, देखिए मोहन भागवत जी का स्पीच यदि आप सुने होते तो शायद ऐसी बात नहीं करते। मोहन भागवत जी ने पहली बार एक सोशल इनिशिएटिव की बात की। सामाजिक शक्ति का जब तक उपयोग नहीं होता है तब तक राज्य की शक्ति बहुत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। लिमिटेशन ऑफ द स्टेट पावर, उन्होंने कहा राज्य पावर की सीमाएं तय हो जाती हैं, वहां से सामाजिक शक्ति का कार्य शुरू हो जाता है। उन्होंने तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ कहा कि घोड़ी पर कौन चढ़ेगा कौन नहीं चढ़ेगा, और ऐसी ऑर्थोडॉक्स ताकतों की घोर मूर्ख, उन्होंने मूर्खतापूर्ण का प्रयोग किया, उन्हें तिरस्कारित रूप में प्रयोग किया। यह स्पीच एक रचनात्मक स्पीच था, लेकिन जो संवाद की बात है, जो आप स्वीकार नहीं करना चाहते, उसमें दो महत्वपूर्ण पक्ष है कि मोहन भागवत जी ने अपने भाषण के आरंभ में कहा कि भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ी है। अब तहसीन जी बताइए, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद जो भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है, जिसको कि फ्रांस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति स्वीकार कर रहे हैं, उस बढ़ी हुई प्रतिष्ठा का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं रह रहा है? भारत के मुसलमान और पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों में कितना फर्क हो जाता है, चूंकि वे भारतीय हैं। तो इस फर्क का कारण हमारा नेतृत्व है, सबका साथ सबका विश्वास, 130 करोड़ की जनता है। आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अवधारणा से बाहर निकलने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? वन नेशन वन पीपुल। जब कश्मीर में जिनोसाइड हुआ तब तो हमने कहीं यहां पर जिनोसाइड नहीं किया। ये इसलिए अटल जी की 2 लाइन की कविता पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं सशक्त मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हमारा परिचय है। इसी को मोहन भागवत जी ने आज बड़े वैज्ञानिकता के साथ, ठोस सबूतों के साथ और संवाद की शैली में लोगों के सामने रखा, जिसे कुछ लोग स्वीकार करने के तैयार नहीं। मुझे लगता है कि भागवत जी के स्पीच में सोशल इंजीनियरिंग का एक सूत्र नजर आता है। बाकी मैं डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेता हूं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, अब लीजिए जी, इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा कि मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में बढ़ाई, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, जाने कौन कौन से देश इन्होंने बताए कि सब ने तारीफ की। लेकिन आखिर में इन्होंने कहा कि उससे मुसलमानों की प्रतिष्ठा बढ़ी। इनको यह कहना चाहिए उससे भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लेकिन ये उस लाइन से, उस लक्ष्मण रेखा से क्रॉस नहीं कर रहे हैं कि जहां इनके दिमाग में हिंदू मुसलमान भरा हुआ है। इन्हें कहना चाहिए था कि मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उसमें भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन इन्होंने अभी अपने आप ही कहा कि यहाँ जो है मुसलमानों की प्रतिष्ठा बढ़ी। अब दूसरी बात, अब इन्होंने कहा, वो पूनावाला जी ने कहा कि भाई इन्होंने दलित को और पिछड़ों को और औरतों को कभी अध्यक्ष नहीं बनाया, तो इन्होंने बता दिया कि भाई एक पर्वतारोही को हमने जो सम्मानित किया। सवाल यह है कि बिल्किस बानो के साथ जो अत्याचार हुआ, जो 11 रैपिस्ट को आपकी सरकार ने गुजरात में छोड़ा, अगर उनके पास मोहन भागवत जी गए होते, बिल्किस बानो के घर पे गए होते, तो हम कहते नहीं प्रैक्टिकल आदमी है, सही आदमी है, देखो सही बात बोल रहा। लेकिन ये जबानी जमा खर्च मारना और ग्राउंड लेवल पर नफरत फैलाना, ये बातें इनको छोड़ देना चाहिए। ये दो मुही बातें नहीं होनी चाहिए कि मोहन भागवत जी कुछ कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हर जगह हम प्रतिनिधित्व देते हैं, हर जगह मुसलमानों का हम साथ देते इनसे हैं। पूछिए कि इन्होंने भाषण सुना है क्या? ये उनको कितने राकेश जी उनको बोलने दीजिए। इनसे पूछिए इन्होंने भाषण सुना है क्या? और मेरी बात एक और सुन लीजिए, एक इनसे बात पूछ और लीजिए, करके सिर्फ मैं एक प्रश्न है, इन्होंने भाषण सुना है क्या? कि अगर आप जिन शब्दों की या जिस शैली में बात कर रहे हैं वो भारत की शब्द और शैली नहीं है। भारतीय परंपरा में ये शब्द और शैली नहीं आती है। एक राष्ट्र के नेता के प्रति ऐसे शब्द, जमा पूंजी, जमा खर्च, किन किन शब्दों, आप किस स्कूल से पढ़कर आए हैं? भारतीय स्कूलों में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है राकेश जी, उनको डाले जाते हैं। आज मोहन ठीक है राकेश जी, उनको पूरा कर लीजिए। संस्कार की बात की जो परिवार, समाज और स्कूल। ठीक है राकेश जी, उनको पूरा कर लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये बता, अभी थोड़ी देर पहले अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, तो अल्पसंख्यक आयोग को ये क्यों नहीं खत्म कर दे रहे हैं? क्यों अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाए हुए थे मुख्तार अब्बास नकवी को? अगर इनकी सरकार है, खत्म कर दें अल्पसंख्यक आयोग को। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक को बढ़ावा, अल्पसंख्यक का मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक आयोग तो आपने खुद बना रखा है। आप खत्म कर दीजिए अल्पसंख्यक आयोग। लेकिन आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। मैं मानता हूं कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन आप जबान पे कुछ हो रहता है, दिल में आपके कुछ रहता है। नहीं, लेकिन आप हेट स्पीच किस हिसाब से बता रहे हैं? उनका सवाल यह था कि क्या आपने स्पीच सुनी भी है जिसको आपके जो चीफ हैं अजहरुद्दीन ओवैसी, जो बड़े नेता आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो इसको हेट स्पीच लिख रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग लिख रहे हैं। ये किस आधार पर लिख रहे हैं, ये समझना चाह रहे थे राकेश सिन्हा जी। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अवनीजेश जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अवनीजेश जी। विवेक जी, पहले तो मैं अब्दुल मन्नान साहब को का फैक्ट चेक कर दूं। इन्होंने कहा कि भाजपा को 40% वोट या नरेंद्र मोदी को 40% वोट मिला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतवर्ष के 16 राज्यों में 2019 के इलेक्शन में भाजपा को 50% से ज्यादा वोट मिला है। 220 सीटें 303 में से ऐसी हैं जो 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती गई हैं। सिर्फ 10 या 20 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 से कम से जीती गई हैं। आपने फैक्ट चेक कर लीजिएगा एक बार। विवेक जी, आज आपने देखा कि तहसीन पूनावाला हो या मन्नान साहब हो, 2 बातों पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, नारी सम्मान पर और भाषा पर। 2-3 बार बोल चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत जी की पूरी स्पीच शायद पूरे सब लोग नहीं सुन पाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ऐसा ही कहा होगा। आज उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को, हमारे यहाँ मातृशक्ति घर के अंदर बंद रहने लायक नहीं थी, आक्रांताओं की वजह से, उसकी सुरक्षा की वजह से, बाबर, तैमूरलंग, चंगेज खां, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन इनके कारण यहाँ की माताओं बहनों को घर के अंदर रहना पड़ा। लेकिन अभी भी उनको बाहर निकलने की बहुत ज्यादा नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जब वो स्थितियां नहीं है तो हमारी मातृशक्ति जीवन के हर क्षेत्र में जहां सफलता हासिल कर रही है उसका स्वागत होना चाहिए और उसको बढ़ना चाहिए। एक बात इसलिए सुन लीजिएगा दोबारा जाकर के, अगर मैं जरा सा भी गलत हूं तो मुझे फैक्ट चेक कर दीजिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की। उन्होंने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भी जरूरी है, सारी भाषाएं जानना जरूरी है, लेकिन मातृभाषा में शिक्षा देकर के जिस तरीके से जापान, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, चाइना शीर्ष पर पहुंचे हैं अपने रिसर्च पर, भारतवर्ष में हर वो व्यक्ति, तहसीन पूनावाला जैसे व्यक्ति नहीं, वो गांव का वो व्यक्ति जो इंग्लिश न जानने की वजह से पीछे रह जाता है, आज उसको आगे आने की जरूरत है। आज उस गांव का आदमी, उसको आगे आने की जरूरत है, उसको सामने लाने की जरूरत है, जो अपनी आधी से ज्यादा शक्ति। लेकिन अवनीजेश जी, वही ना जिसमें सोशल इंजीनियरिंग के सूत्र की बात कर रहा हूं, जो आज भागवत जी अपनी स्पीच में जिसकी चर्चा कर रहे थे, मैं उसी पर वापस एक बार फिर से आपको लाना चाहूंगा। सवाल ये, तहसीन पूनावाला जवाब देना चाह रहा आपकी बातों का, उनके पास जा रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि डिवाइड एंड रूल कौन करना चाहता है? बांटने का काम जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, जिसके खिलाफ आज भागवत जी को अपने संबोधन में जिसका जिक्र करना पड़ा, तहसीन पूनावाला?
बांटने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, मौजूदा हुकूमत कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपको सच्चाई नहीं बताना चाहती, आपको मतलब आवाम को, जनता को सच्चाई नहीं दिखाना चाहती है। बांटने का काम प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी उनके मिनिस्टर्स कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में, मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया था इलेक्शन कमीशन में, कहते हैं दंगाइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान की बात, तहसीन पूनावाला, एक्चुअली बात यह है एक्चुअली बात यह है कि हम बांटने आज जो की बात डिबेट है वो भागवत जी के स्पीच पर है। बांटने, भागवत जी ने कहा कि तो बांटने एक का काम दूसरे कौन के कर सुख रहा है? दुख तो मैं में आपको परस्पर बता रहा हूं साथी कौन बने, कर रहा है। भारत को जाने, भारत को माने, भारत के बने, यही एकात्म समरस राष्ट्र की कल्पना संघ करता है। संघ का कोई और उद्देश्य और स्वार्थ नहीं है इसमें। तो इसमें कहां हेट स्पीच हो गई, कहां फियर मॉन्गरिंग हो गया इसमें? संघ के दांत हमेशा से दिखाने के और खाने के अलग थे। प्रोवर्ब बता रहा हूँ, एक अच्छा, प्रोवर्ब बता रहा हूँ। संघ हमेशा कुछ और कहता है, और कहा जो संघ, और मैं इस बात में मैं बिल्कुल, इसका इतिहास रहा है, जब गोलवलकर जी हमेशा गांधी जी को उनके मुंह पर कहते थे मैं तो आपका समर्थक हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, लेकिन हमेशा पीछे से धोखा दिया। अरे उन्होंने मिठाई बांटी जब मेरे बापू का कत्ल हुआ। आप देखिए, संघ हमेशा कहता है कि करता लगे। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा स्पष्ट सवाल था, ओबीसी और एससी का व्यक्ति क्यों संघ के अध्यक्ष नहीं बने, इसका कोई उत्तर अब तक नहीं मिला, कोई उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अब मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, अगर देश में इतना विकास हो रहा है, देश इतना मजबूत हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम इतना बड़ा हो रहा है, जैसे राकेश जी कह रहे हैं, और मैं तो चाहता हूं तो मेरा देश है कि और भी बड़े इसका नाम। पासपोर्ट रैंकिंग पे देश 78 से 94 पे क्यों आया जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये बताइए। पिछले साल का डेटा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कोई मेरी फिक्शन रिपोर्ट नहीं है। 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या किया, 1,64,000, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोगों ने आत्महत्या किया। क्यों? मां गंगा पर लाशें तैर रही थी, तब कहां थे संघ के लोग? और ये कहते कि संघ के लोग खाना बांट रहे थे। दिल्ली में मैं काम कर रहा था, मेरे साथ अन्य लोग काम कर रहे थे, संघ का एक आदमी नहीं था। हम लोग काम कर रहे थे, ऑक्सीजन हम ला रहे थे, इनकी पुलिस हमको मार रही थी जब हम ऑक्सीजन पर आए थे। मैं इसका जवाब राकेश सिन्हा जी से ले लेता हूं। ऑक्सीजन पे जीएसटी लगा, ऑक्सीजन पे जीएसटी लगाई थी सरकार ने, ठीक है, ऑक्सीजन पे जीएसटी लगाई थी साहब, मैंने भरा है। ठीक है, मैंने राकेश सिन्हा जी, मेरे से कोई चैलेंज नहीं कर इस बात। ठीक है, तहसीन पुनावाला, राकेश सिन्हा जी। देखिए तहसीन जी ने यदि ऑक्सीजन के लिए काम किया तो उनका अभिनंदन करना ही चाहिए, हम सबको करना चाहिए। लेकिन तहसीन जी ऐसा मत बोलिए जिससे लोग हंसते भी नहीं, आप पर उलाहना देना शुरू कर दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोविड के दौरान काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक दिन घर में नहीं बैठा। आप सुन लीजिए, कम से कम ऐसी बातें हम ना करें जो समाज में अविश्वास पैदा करे, समाज में एक दूसरे से में कटुता पैदा करे। आप मीठे मीठे शब्दों में ऐसा कटुता पैदा करने का काम मत कीजिए, समाज में विश्वास लाइए। हम सब काम किए, मैं किसी के लिए नहीं कहता, जिसमें जो सामर्थ्य था, जो नहीं भी कर पाया, घर से बैठ के शुभेच्छा दे रहा था कि लोग बचें, लोगों को कुछ मिले। मैं आगे आता हूँ। जो भाषा की बात है, जो अवनीजेश अवस्थी जी ने कहा कि आपने मान लिया, अवधारणा की राजनीति यही कहते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन। मोहन भागवत जी ने ऐसा ही बोला होगा। उन्होंने कहा कि उन कुलीनों की आलोचना की जो अपनी भाषा की बात करते हैं, कन्नड़ की, मलयालम की या और जो हमारी भारतीय भाषा हैं, लेकिन स्वयं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं, दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि सामान्य स्कूल में पढ़ें, भाषाई स्कूल में पढ़ें, और एक अंतर आता है। हम सभी अपने बच्चों को भाषाई स्कूल में पढ़ाएं, जिससे भाषा से जो संस्कार आते हैं। ये तो भाषा की बात रही, लेकिन उन्होंने एक बहुत जो अहम बात कही, उन्होंने कहा कि घटनाओं के मूल में पूरा समाज नहीं होता। राकेश जी, मेरे पास वक्त कम है, माफी चाहूंगा। उन्होंने जिक्र किया था उदयपुर वाली घटना का, जहां पर कत्ल हुआ था, आप लोगों को याद होगा उदयपुर की घटना। उन्होंने कहा कि घटनाओं के मूल में पूरा समाज नहीं होता, पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसे समझा जा सकता है वो क्या कहना चाह रहे थे। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट में, और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।